नमस्कार दोस्तों, 19 जून के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज कौन कौन से एडिटोरियल्स हम लोग देखेंगे। पहला एडिटोरियल आपको नजर आ रहा है गलवन, पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजेडी। एलएसी पे क्लैश हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं वो है ये मीडिएशन इन द एज ऑफ कोविड-19। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, देखिए आपको पता है कि कोर्ट्स वगैरह फंक्शन नहीं कर रहे। नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, लॉयर आमने सामने खड़े होकर डिस्कशंस करते हैं। वो डिस्कशंस पूरी पब्लिक के सामने होते हैं, काफी सारे लोग उस कोर्ट रूम में बैठे होते हैं, ऊपर जज बैठे होते हैं। तो अब ये वाला जो माहौल है ना, जिस तरीके से एक कन्वेंशनल कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है, वो माहौल अब कोविड-19 में आना बहुत दिनों तक पॉसिबल है नहीं। और अगर उस तरीके के माहौल को लाया गया तो ट्रांसमिशन हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कन्वेंशनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बजाय अगर मीडिएशन पे ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक कोर्ट जाने की जरूरतों को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मीडिएशन की बात कही गई है। अब देखिए इस आर्टिकल की एक खास बात है फ्रेंड्स, इसको लिखा है श्रीराम पंचू जी ने। ये तो सीनियर एडवोकेट भी हैं, ये मीडिएटर भी हैं और मीडिएटर्स इंडिया के ये प्रेसिडेंट है। खास बात यह है दोस्तों, ये जो मीडिएशन वाला फील्ड है ना, इसमें काफी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो इनके व्यू पॉइंट्स देखोगे वो थोड़ा मीडिएशन को फेवर कर रहे हैं। हाँ, वो सही है गलत है वो हम लोग देखते हैं और वो आप लोग जज करोगे अपने दिमाग के हिसाब से क्या चीज कितनी सही है, क्या चीज कितनी गलत है। बट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कोविड-19 में और एफिशिएंट किया जा सके, उसमें एक पॉइंट ये मीडिएशन जरूर बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आपको पता है इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया है। ऑब्वियसली बात है, नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल का टेन्योर होता है। तो मेंबर बनने के बाद इंडिया को अपनी वॉइसेस को कैसे रखना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके बारे में यहाँ पे बात कही गई। खास बात ये बोला गया है कि किसी भी तरीके का साइड लेने की जरूरत नहीं। खासकर ये जो बिग 5 है ना, चाइना, फ्रांस, यूएस जिसमें आते हैं, इनके साइड लेने की बजाय इंडिया शुड बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशन। यहाँ पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, फ्यूल से रिलेटेड बात कही गई है। ये कहा गया है कि आखिरी 12 दिनों में जो पेट्रोल के दाम है वो लगभग 7 रुपए बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम लगभग 7 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। ऑथर का ये बोलना है भाई, जो पूरी दुनिया में दाम घट रहे हैं उस समय पे हमारी सरकारें एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के, लोकल टैक्सेस को बढ़ा के हमारे जो पेट्रोल के दाम है उसको बढ़ा रही है। अगर ये बोला जाए कि 16 जून को 76.73 था पंप प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर, तो इस 76.73 में लगभग 66%, लगभग 2/3 इसमें सेंटर के और स्टेट के टैक्सेस है। तो इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, इनको देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि जिसके बारे में आजकल काफी बात हो रही है, कैन इंडिया डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है अपनी सप्लाई चेन्स में, अपने इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स में बहुत हद तक इंडिया चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बात की गई कि चाइना इस समय पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कैसे वो चाइना बड़ा बनाए, कैसे इंडिया अपनी पॉलिसीज को रख के बड़ा कर सकता है, क्या इंडिया का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इस समय पे क्या वो आज की रियलिटी के हिसाब से है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस किस चीजों में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए, ये सब यहाँ पे ऑथर्स ने बात की। 3 लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे जवाब दिया है दोस्तों। देखिए 3 ऑथर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, 3 लोग से जवाब माने गए हैं। अब आपके देखा जाए तो एक है विश्वजीत धर, यहां आपको नजर आ रहे हैं, एक है आपके अमितेंदु पलित, 2 लोग ये हो गए और लगभग इन्हीं 2 लोगों ने शायद जवाब दिया है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। अच्छा, अनंत कृष्णन के भी इसमें थोड़े बहुत व्यू पॉइंट्स हैं। हालांकि नाम से हमें मतलब है नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि कहा क्या इन्होंने, इनका कंटेक्स्ट क्या था इनकी बातों का। और आखिरी जो एडिटोरियल है, ट्रम्प्स अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी इंटेंसिफाइज इन एन इलेक्शन ईयर। तो भैया देखिए, नाटो में जो कंट्रीज मेंबर हैं वो मेंबर कंट्रीज पैसा देती हैं अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में, जिससे नाटो स्ट्रांग बनता है। तो इस समय पे थोड़ा सा टसल आता नजर आ रहा है यूएसए के प्रेसिडेंट और जर्मनी के बीच में, क्योंकि जर्मनी डिफेंस एक्सपेंडिचर में उतना खर्च नहीं कर रहा है यूएसए के हिसाब से, जबकि उसकी बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ। तो इसके बारे में कुछ बातें कही हैं। प्लस जर्मनी और यूएस के बीच में आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी मेजर्स में भी कुछ चेंजेस हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टसल आता नजर आ रहा है, जिससे पोलैंड फायदा उठा सकता है। ये सब बातें कही गई इस आर्टिकल में, तो ये भी देखेंगे दोस्तों। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, गलवन, पोस्टस्क्रिप्ट टू अ ट्रेजेडी। ये आर्टिकल देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको निरुपमा रॉय जी ने लिखा है। ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी है इंडिया की और पहले इंडिया की एम्बेसडर भी रह चुकी है चाइना में। इन्होंने क्या बोला है कि भाई 15 जून को जो रात में हुआ, दैट विल बी अ ब्लैक पेज इन इंडियन हिस्ट्री।
अनफॉर्चुनेटली हमारे 20 जवान शहीद हो गए 16 बिहार रेजिमेंट के गलवन वैली में। और ये भी बोला गया है इनके द्वारा कि भाई अब जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं उसमें आप कह सकते हैं कि इट विल बी अ लो एब। जो अभी के लिए चाइना को इंडिया का अलाई माना जाता था और दोस्त माना जाता था, ये जो दोस्ती वाली फीलिंग है वो यहाँ पे अब जाती हुई नजर आएगी। अगर बायलेटरल रिलेशंस की शुरुआत की बात की जाए तो ये बोला जाता है कि प्रॉपर तरीके से बायलेटरल रिलेशन शुरू हो गए थे जब हमारे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ये दिसंबर 1988 में चाइना गए थे। उस समय पे काफी एक अच्छे रिलेशंस की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब आप कह सकते हो कि ये जो 15 जून को हुआ है इसने एक परमानेंट सस्पिशन बैठा दिया है इंडियन के दिमाग में, इंडियन पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में। नेशन तो पूरा का पूरा हिल ही गया है। और खास बात यह है दोस्तों कि ये तब हुआ जब जून 6 से बातचीत हो रही। जब भी कोई लड़ाई होती है अगर उसमें बातचीत ना हो रही हो तब ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो उसको समझा जा सकता है, लेकिन जब बातचीत हो रही हो और इंटेंशनली सामने वाला वापस आके पूरी प्लानिंग के साथ आपके ऊपर अटैक करे तो दिस इज एज मच गुड एज वॉर। हालांकि चाइनीज को भी ये पता था कि हम ये कर देंगे तो सामने से वॉर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो क्या इंडिया भी ये मान ले कि हम ये कर देंगे तो आगे से वॉर नहीं होगा? इसके बारे में यहां पे कुछ बात कही है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई इंसिडेंट के बाद, निरुपमा राय जी का ये कहना है कि बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना नहीं हो सकता। यानी कि हम जो सोच रहे थे कि भाई हम चाइना के साथ बिजनेस करते रहेंगे और कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वो तो अब नहीं हो सकता। फिर 1959 से लेके 2020 तक के कुछ इंस्टेंसेस की यहाँ पे बात की है। 1962 का इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ था। कहा जाता है कि 1962 के वॉर से पहले अक्टूबर 1959 में भी चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स में एक झड़प हुई थी कोंगका ला के पास। कोंगका ला के पास एक झड़प हुई थी दोस्तों, उसमें आप 9 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे और 3 सोल्जर्स आपके चाइना वाले 3 सोल्जर्स को चाइना वालों ने अपने यहाँ पे बंदी बना लिया। उसमें करम सिंह भी थे जो काफी फेमस है। फिर कोंगका ला के बाद जो इंडिया में मूड था चाइनीज की तरफ वो बड़े गुस्से का था। उसी समय पे चाइना में जो तिब्बत का इलाका है वहां पे एक रिवॉल्ट चल रहा था। दलाई लामा को असाइलम दे दिया गया था मार्च 1959 में। अब सोचिए मार्च 1959 में दलाई लामा को असाइलम दिया गया, अक्टूबर 1959 में फेस ऑफ होता है। आप देखेंगे जब ये फेस ऑफ होता है 9 इंडियन सोल्जर्स मरते हैं, उसके बाद इंडिया में दिमाग खराब हो गया चाइना की तरफ और उसके बाद वॉर हुआ। और उस वॉर में आप देख ही सकते हैं दोस्तों क्या हुआ, एक ऐसा झटका लगा इंडिया को उस समय पे जिस झटके से इंडिया बड़ी मुश्किल से उबर पाया है, या फिर कह लीजिए आज भी उबर रहा है। आज भी हम लोग बोलते हैं कि अक्साई चीन हमारी टेरिटरी है जो कि हमारे पास है नहीं। और अब चाइना का स्टैंड देखिए, अक्साई चीन तो है ही उसके पास, वो अब लद्दाख में भी घुसने के मूड में, पूरा का पूरा गलवन वैली उसको चाहिए। अब अगर इंडिया और चाइना के इंटरनेशनल पोस्चरिंग की बात की जाए तो देखिए इंडिया चाइना 1962 के इंडिया चाइना नहीं है। उस समय पे चाइना भी उतना इकोनॉमिकली डेवलप नहीं था, इंडिया भी नहीं था। आज की डेट में इंडिया चाइना दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, स्टैचर बढ़ चुका है और उन दोनों के रिलेशंस भी काफी बढ़ चुके हैं। दोनों की इकोनॉमी काफी हद तक इंटरमिक्स है। इनफैक्ट इंडिया की इकोनॉमी तो चाइना के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। तो यहां पे ऑथर का ये कहना है दोस्तों कि टेंस करने की जरूरत नहीं है माहौल को। इवेंट्स तो ट्रेजिक हुए हैं बट इवेंट्स को और ज्यादा ट्रेजिक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर आई एंड आई वाला एटीट्यूड अगर सरकार लेके आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा निरुपमा राय जी यहां क्यों कह रही है? पहली बात तो वो ये कह रही है दोस्तों कि कूल थिंकिंग रहनी चाहिए इस समय पे। क्यों रहनी चाहिए? इंडिया ऑलरेडी कोविड-19 से जूझ रहा है और जिस लेवल पे कोविड-19 के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, जरूरी यह है कि इंडिया के सारे सोर्सेस कोविड-19 को डील करने में लगाए जाए। पहली बात ये बोली गई। दूसरा, हमारी इकोनॉमी भी इस समय पे थोड़ी बहुत स्टैग्नेंट है कोविड-19 के चलते। तीसरा, पाकिस्तान के साथ तो टेंशन हमारी चली रही है जब से आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव हुआ है और पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही टेंशन चलती रहती है। उसके बाद आप देखोगे नेपाल ने भी हमारी टेरिटरी को अपने मैप में दिखा दिया, तो जो लिक्यू लेक काला पानी वाला जो इलाका है ये भी हेडलाइंस में रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे नेबरहुड में काफी टर्बुलेंस है। तो इस समय पे एक पूरा का पूरा बैटल फ्रंट चाइना के साथ खोल देना नेशनल प्राइड और प्रेस्टीज की बात करके वो ठीक नहीं होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी नेशनल प्राइड और हमारी नेशनल प्रेस्टीज स्टेक पे है, दांव पे लगी हुई है इस समय पे। लेकिन जो भी चॉइसेस लेनी है उनको केयरफुली एसेस करके लेना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लेना है कि उसके आगे के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। यहाँ पे जो निरुपमा रॉय जी है वो ये भी बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डायरेक्शन से जो हाईएस्ट एकोलॉन्स पे जो ऑफिसर बैठे हैं हमारे, उनको प्रॉपर तरीके से एक मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। प्लस आर्मी को टैक्टिकल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मैनूवर्स करने पड़ेंगे।
ये सब बातें देखिए की गई हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव चाइना स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अब चाइना के साथ जो भी डीलिंग करनी है वो इस टर्म्स में लेके नहीं करना है कि बस बॉर्डर पे डीलिंग हो रही है। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बना के चलना है हमको चाइना की तरफ, जिसके लिए जो हमारे टॉप लॉ मेकर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हमारे लॉ मेकर्स जब से, खासकर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब से पावर में आई है, तब से चाइना के साथ इकोनॉमिकली अपने रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है और खासकर अभी हो रहा है, सिक्किम के इलाके में भी ये लोग घुसे थे, नाकुला के पास, लद्दाख में भी घुसे थे, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो चाइनीज हैं दे आर एक्चुअली अ थ्रेट फॉर इंडिया। हम यहाँ पे निरुपमा रॉय जी ने कहा है कि क्या मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे इस बात को पहले रोका जा सकता था? अब इसका कहना देखिए मुश्किल है, क्योंकि चाइना पूरे प्लानिंग के साथ यहाँ पे आया था। गलवान वैली पे वो सीधे सीधे बोलने लगा कि पूरी पूरी हमारी है। पहले इस तरीके के कोई भी स्टेटमेंट चाइना की तरफ से नहीं आया। तो मतलब चाइना यहाँ पे बवाल की सोच के ही आया था। तो किसी भी तरीके के डिस्कशन इन चीजों को रोक नहीं सकते। तो 6 जून से तो डिस्कशन चल ही रहे थे। चाइना वाले ओपनली सुनाते रहते हैं इंडिया वालों को, इंडिया वाले कोई स्टेटमेंट देते नहीं, उसके बाद भी इन्होंने इस तरीके का अटैक किया। तो इससे पता चलता है कि इनसे बातचीत करके कोई फायदा था नहीं, ये होना ही था। अब यहाँ पे और क्या क्या कह रही है निरुपमा रॉय जी? उन्होंने ये बोला कि देखिए एलएसी पे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए और दोनों साइड पे डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए की एरियाज में। अब यहाँ पे बोल तो दिया निरुपमा रॉय जी ने, पर क्या ये हो सकता है? एलएसी के स्टैंड ऑफ को क्या आप एलएसी को डीमार्केट कर सकते हो? इंडिया कितने सालों से कोशिश कर रहा है एलएसी को डीमार्केट करने के लिए, चाइना कभी तैयार ही नहीं है एलएसी को डीमार्केट करने के लिए। फिर आप देखेंगे कल ही, आज सुबह ही जो मैंने वीडियो डाली उसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे अपने साइड ऑफ एलएसी में कितना ज्यादा आप कह सकते हो कि मिलिटराइजेशन कर रखा है चाइना ने। ट्रक्स लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। जब डी एस्केलेशन की बात चल रही है तो इतना ज्यादा मिलिटराइजेशन चाइना ने क्यों किया है? तो एक बात तो पक्की हो गई कि ये बात जो यहाँ पे निरुपमा रॉय जी ने कही है वो इंडियन जो लीडरशिप है बात करके सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज बहुत एग्रेसिव और हार्ड लाइन स्टैंस के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। प्लस यहाँ पे निरुपमा रॉय जी ने ये भी बोला कि बॉर्डर सेटलमेंट अभी नियर फ्यूचर में तो नजर आ नहीं रहा है। अब ये देखिए, ये बात बोली गई कि डिप्लोमेटिक चैनल, चाहे बायलेटरल रिलेशन कितने भी खराब हो जाएं, सॉफ्ट लैंडिंग मुश्किल है, कुछ समय तक ये बायलेटरल जो रिलेशंस है इंडिया चाइना के बीच में खराब रहने वाले हैं, लेकिन जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है ना दोनों कंट्री के बीच में, वो खुले रहने चाहिए। आगे आने वाले समय में जो इंडियन बिजनेस चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं, जो चाइनीज बिजनेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके लिए ऑपरेट करना ऑब्वियसली मुश्किल होने वाला है। प्लस साइबर फील्ड और टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड्स में जो कंपनीज हैं चाइना की, जो कि दुनिया में इन्वेस्ट कर रही है, हुआ है जैसी, इंडिया में इस तरीके की कंपनीज नहीं है, उन कंपनीज को इंडिया के अंदर एंट्री मिलनी अब थोड़ी मुश्किल होगी। उनके ऊपर कंट्रोल लगाए जाएंगे, उनके ऊपर कुछ फ्रेश लाइसेंसेस या कुछ फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस पक्का लगने ही लगने हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ऑथर यहां ये भी बोल रही है कि देखिए जो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए और पावर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाइना का ये जो स्टैंस यहाँ पे नजर आया है, यहाँ पे पावर बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरीटाइम ज्योग्राफी में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होना चाहिए इंडिया के पास, और इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तभी हो सकता है जब वो दूसरे नेशंस के साथ कोई एक ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हो। चाइना पूरे इंडियन ओशन में अपने पेट्रोल वेसल को घुमा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जरूरी है कि इंडिया भी बाकी कंट्रीज के साथ मिलके चाइना को काउंटर करने वाले कुछ अरेंजमेंट्स को करे। हालांकि सीधे सीधे उनको ना बोले, बट हाँ बैक एंड में हम स्ट्रांग होने चाहिए। प्लस गलवान वैली में जो हुआ, इससे इंडिया के जो एशियन फ्रेंड्स है जैसे कि वियतनाम हो गया, इन सब को सीखना भी चाहिए कि भाई देखिए चाइना की जो एग्रेसिवनेस है वो हम तक रुकने वाली नहीं है। इसलिए यूएस को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियन के साथ और ज्यादा ट्रेड, इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल्स में इन्वॉल्व होना, प्लस चाइना की जो सप्लाई चेन कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जितना ज्यादा हो सके उन सप्लाई चेन्स को अपनी कंट्री में लेके आना, ये जरूरी है इंडिया के लिए करना। और इंडिया को अपने नेबरहुड रिलेशंस को भी स्टेबल करना है, नेपाल के साथ अपने रिलेशंस को भी स्टेबल करना है। ये सब बातें कही गई हैं, एक मैच्योर अप्रोच को लेके कहा गया यहाँ पे निरुपमा राय जी ने, ठीक है। और एक बात तो देखिए उनकी बिल्कुल सही है कि ओवरऑल एक जंग को छोड़ देना, वॉर को छोड़ देना, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन होगा नहीं। चाइना को भी नुकसान होगा उससे, लेकिन इंडिया को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इस आर्टिकल में मीडिएशन के एडवांटेज के बारे में बात की गई है। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारी कोर्ट प्रोसीजर्स हैं, जिसमें एक लेडी ऑफ जस्टिस खड़ी होती है, एक हाथ में तलवार है और आईज पे उसके पट्टी बंधी हुई, कानून अंधा है वाली जो इमेज है, ये बोला जा रहा है दोस्तों कि इस पूरे जस्टिस सिस्टम को, इस पूरे लीगल सिस्टम को एक बग ने अंदर से खराब कर दिया। उस बग का नाम है कोविड-19, ठीक है।
शुरुआत में क्या होता था, ओपन सेटिंग, ओपन कोर्ट्स होते थे, क्लाइंट्स होते थे, वहां पे लॉयर्स होते थे, दोनों तरफ की पार्टियां बैठी होती थी, जज बैठे होते थे और प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होता था। इस सिस्टम को एक बेंचमार्क माना जाता था और पूरे दुनिया में इस तरीके के सिस्टम चलते थे। लेकिन अब ये सिस्टम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको दूसरों की प्रॉक्सिमिटी में जाना पड़ेगा। प्रॉक्सिमिटी में जाना पड़ेगा तो आप कोविड-19 को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो सीधे सीधे नजर आती नहीं। हो सकता है उसको खांसी जुकाम आ भी ना रहा हो, बट वो कोविड वायरस लेके घूम रहा हो। तो उस केस में दोस्तों अब ये बोला गया है कि करा जाए तो क्या करा जाए। अब भाई जो लॉयर्स वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि भाई वर्चुअल प्रोसीडिंग्स करते हैं, कुछ तो करते हैं, बेयर मिनिमम चीजें तो करते हैं। यहां पे देखिए ऑथर एक ऑप्शन को सजेस्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जहां तक बात है, अब ऑब्वियसली बात है क्रिमिनल केसेस के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। मीडिएशन ऑब्वियसली बात है क्रिमिनल और जो सीरियस सिविल केसेस है उनके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले केसेस हैं, जो प्रॉपर्टीज के मैटर है, जो फैमिली के मैटर है, जो डिवोर्स वगैरह का मैटर है, इनको तो करा जा सकता है मीडिएशन से। तो क्या बोला गया कि भाई जैसा कोर्ट में होता है उसके अपोजिट कुछ करते हैं। क्या करते हैं? तो भाई देखिए, जो मीडिएटर, एक मीडिएटर होगा और बाकी पार्टीज होंगी। तो भाई दो तीन पार्टीज है, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, तीन पार्टीज और बीच में एक मीडिएटर है, और ये मीडिएटर इन पार्टीज के आपस में एक फॉर्मल जस्टिस सिस्टम को बना सकता है। अब भले ये वैसा जस्टिस सिस्टम नहीं होगा कि पूरी प्रॉपर कोर्ट चल रही है, लेकिन हाँ पार्टियों को जस्टिस मिल सकता है। कैसे जस्टिस मिलेगा दोस्तों? देखिए, जो कन्वेंशनल लिटिगेशन है, जो आर्बिट्रेशन है, जैसा अब तक हुआ जा रहा है कोर्ट रूम के अंदर जो होता था, वो हो चुका है विंटेज। भाई 100 साल से वो चल रहा है, जनरेशंस और जजेस और लॉयर्स उसमें इन्वॉल्व थी। मीडिएशन एक नई चीज है, ठीक है। लेजिस्लेशन में देखिए एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, सेफ गार्ड्स होते हैं, काफी समय लगता है। लेकिन जो मीडिएशन है, उस मीडिएशन में लेजिस्लेचर की जो खामियां हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। ये सब बात बताया गया है। कैसे बताया गया? देखिए, ऑनलाइन मीडिएशन की यहां बात की जा रही है। ऑब्वियसली बात है कोविड-19 में ऑनलाइन मीडिएशन की बात होगी। सबसे पहली बात क्या हुई ऑनलाइन मीडिएशन में कि जो पार्टियां एक दूसरे के बहुत दूर बैठी हैं, वो भी एक जगह अपनी जगह पे बैठे बैठे मीडिएशन में इन्वॉल्व हो सकती हैं। मान लीजिए एक सिटी के अंदर है, या अलग अलग सिटीज में है, या अलग अलग कंट्रीज में भी है, वो अपनी जगह पे बैठे बैठे आपस में मीडिएट कर सकती हैं, बशर्ते कि उन्होंने अथॉरिटी दी हो एक सेंट्रल मीडिएटर को चीजों को रिजॉल्व करने की। पहली बात तो उनको कहीं आने की जरूरत नहीं है। अगर आने की जरूरत नहीं है तो उनके आने पीने का जो खर्चा है वो नहीं होगा, तो उनके लिए कन्वीनियंट होगा, घर बैठे बैठे मीडिएशन हो रहा है। दूसरा, उनके टाइम का अच्छा इस्तेमाल होगा, आने जाने में समय बर्बाद नहीं होगा। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आने जाने में खर्चा होता है दोस्तों। प्लस जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे एडजर्नमेंट्स होते हैं दोस्तों। एक दिन हियरिंग हुई, उस दिन कोर्ट ने बोला कि हाँ हमने इन सब पॉइंट्स को नोटिस किया है, अगली हियरिंग इस दिन, फिर उसके बाद अगली हियरिंग इस दिन। एक हियरिंग में तो डिसीजन आता नहीं है कोर्ट में, तो मल्टीपल हियरिंग्स हो जाती हैं। उसके चक्कर में बार बार अलग अलग पार्टीज को आना पड़ता है, वहां बैठना पड़ता है, जिससे उनका खर्चा बढ़ता है। तो अगर हम ऑनलाइन मीडिएशन शुरू करेंगे तो ये खर्चा कम हो जाएगा और पार्टीज को कन्वीनियंट पड़ेगा। तो अगर 4-5 हियरिंग्स भी हो रही हैं तो वो बैठे बैठे अपने घर में हियरिंग कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी। अब फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी दोस्तों, तो इससे थोड़ी बहुत सेफ्टी भी हो सकती है। क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। अब जैसे प्रॉपर्टी का लफड़ा हो गया, दो भाई के बीच में तगड़ी लड़ाई हो रही है। फैमिली बिजनेस का लफड़ा हो गया, दो भाइयों के बीच में तगड़ी लड़ाई हो रही है। डिवोर्स का लफड़ा हो गया कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में तगड़ी लड़ाई हो रही है। तो क्या होती है कि यहाँ पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ने लगती हैं, कभी कभी सिचुएशन हाथापाई पे आ जाती है। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे और मीडिएशन चल रहा है तो वहां पे हाथापाई तो आप कर नहीं पाओगे। तो इमोशंस के सामने सेंस प्रिवेल करेगा, लॉजिक प्रिवेल करेगा, फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। प्रॉपर लॉजिक के साथ यहां पे बात होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं दोस्तों। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? अगर कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम क्या आई कि मान लीजिए हियरिंग हो रही है, तो हो सकता है कि स्क्रीन को रिकॉर्ड कर ले एक पार्टी, तो यहां पे सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ठीक है। उस केस में यह बात कही जाएगी कि देखिए अगर कोई नियम को, मीडिएशन के नियमों को अगर कोई वायलेट करता है तो उसको पीनलाइज किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। यहां पे प्रॉपर ये चीजों। प्लस जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको ये बोला जाएगा कि भाई आप स्क्रीन क्लैरिटी देंगे, जो आपकी फीड है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्लस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो रिसीवर्स हैं वो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड ना कर पाए। इन सब चीजों की बात करने की बात की जा रही है।
अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इस ऑनलाइन कम्युनिकेशन वाली चीज में कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो वल्नरेबल लॉट है, जिनके पास पैसे कम है, वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियसली बात, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो बोला जाएगा डेनियल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। ये सब बातें कही जा रही। तो धीरे धीरे इसके बारे में भी यहां पे ऑथर ने कहा है कि इन जो वल्नरेबल सेक्शन है, इनको भी ये फैसिलिटी समय के साथ अवेलेबल कराई जाए। तो देखिए, अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस को ऑनलाइन तरीके से शुरुआत करने की यहां पे बस बात हो रही है। 2-3 मैंने आपको अच्छी चीजें बताई, 2-3 मैंने आपको इसकी बुरी चीजें बताई। स्लोली जब आप इस मेडिएशन को शुरू करोगे तो एक प्रॉपर आउटकम निकल के आएगा और चीजें सही होंगी बाय टाइम। तुरंत तो नहीं होंगी, बट हाँ, इस चीज को शुरू जरूर करना चाहिए। ये बात यहाँ पे ऑथर ने बोली है। अब इंडिया मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए। जो एशिया पैसिफिक की सीट थी, उस एशिया पैसिफिक की सीट में इंडिया एक अकेला कंटेस्टेंट था, तो ये ऑब्वियस था कि उसको जीतना है। 193 वोट्स पड़े, जिसमें से 184 वोट्स ने फेवर में वोट किया इंडिया के, और इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया, नॉन परमानेंट मेंबर। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड ये भी नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं। मैक्सिको लैटिन अमेरिका की सीट से जीता है। खैर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कनाडा नहीं बन पाया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे बात ये करनी है कि इंडिया अब जब मेंबर बन चुका है तो इंडिया को करना क्या है इसमें। देखिए, इंडिया का हमेशा से स्टैंस रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म को हम फॉलो करेंगे, यानी कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्यादा मेंबर्स हैं तो सारे मेंबर्स की बातें सुनी जाएं, ना कि कुछ गिने चुने मेंबर्स की चले वहां पे। ये बात कही गई। फिर इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स की भी बात की, जैसे कि दोस्तों यूएन पीस कीपिंग मिशन दुनिया भर में किस तरीके से डिप्लॉय होते हैं, इसमें इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए। दूसरा, इंडिया ने हमेशा से एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की बात की है, सीसीआईटी की बात की है। इस सीसीआईटी के एजेंडा को ऑब्वियसली इंडिया फिर से पुश करने की कोशिश करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं जो कि फर्क करते हैं गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में, इसके बीच के इस फर्क को हटाने की कोशिश की जा रही है सीसीआईटी से। पहले भी इंडिया ने इस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को इंटरनेशनल अरेना में अडॉप्ट करने की कोशिश की है, पर बहुत सारी कंट्रीज ने आवाज उठाई, इंक्लूडिंग एंड मेनली चाइना, कि भाई गुड टेररिज्म अलग है, बैड टेररिज्म अलग है। चाइना की तो हमेशा से हिस्ट्री रही है कि जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया के अगेंस्ट ही बोलता है। ठीक है, तो अब ऑथर का क्या बोलना है कि ऑथर एक्चुअली में इंडिया को क्या कहना चाहता है कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को ऑथर ये हिदायत दे रहा है कि देखिए, जो बिग 5 हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, आप उनके साथ किसी भी तरीके की ग्रुपिंग मत बनाइए। आप बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके अलावा जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ ग्रुपिंग बनाइए। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात जाने कब से चल रही है, लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहते। इनके पास एक वीटो पावर, इनकी एक ताकत बनी हुई है उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहते। तो वो अपनी ताकत देखिए छोड़ेंगे नहीं। वो अगर अपनी ताकत नहीं छोड़ेंगे तो भाई बाकी कंट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ऑथर यहाँ पे एक प्रैग्मेटिक अप्रोच दे रहा है इंडिया को कि देखिए, उन 5 के साथ ग्रुपिंग करके या किसी भी तरीके का ब्लॉक बना के रिफॉर्म करने की कोशिश बेकार है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो बाकी कंट्रीज हैं, और खासकर जो वीक नेशंस, द सो कॉल्ड वीक नेशंस हैं, उनके साथ इंडिया को ग्रुपिंग करनी चाहिए और इंडिया को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज वीक नेशंस सामने आना चाहिए। अब कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते यूएस चाइना में एक प्रॉपर राइवलरी हो गई है। हालांकि जब इंडिया चाइना की स्टैंड ऑफ हुई है ना दोस्तों, यूएसए ने इंडिया को ओपनली सपोर्ट नहीं किया है। ये भी बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कल की डेट में अगर इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो जाता है ना, हो सकता है यूएसए इंडिया का ओपन सपोर्ट ना करे, अपनी आर्मी को ना भेजे यहाँ पे। ओके, तो ये सब चीजों के लिए इसलिए ऑथर यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन के अगेंस्ट जाने को कह रहा है और मल्टीलैटरलिज्म और रिफॉर्म्स को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि जो वीकर नेशंस हैं उसकी वॉइस की तरह बढ़ के इंडिया आए, उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करे इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब बातें की गई दोस्तों। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यहां पे बात की गई फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स, यानी भैया देखिए, ये बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में तेल के दाम घट रहे हैं और इंडिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आप फ्यूल यूजर्स को परेशान कर रहे हो। ये बोला जा रहा है कि रेवेन्यूज फ्रॉम फ्यूल्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल रिलाइंग एंटायरली ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जा रहा है ऑथर यहाँ पे, देखिए शुरुआत से बताता हूं आपको। पिछले 12 दिनों में ऑथर का यह कहना है कि जो इंडिया की स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
इन्होंने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया। पेट्रोल के दाम को बढ़ाया गया लगभग 6 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम को बढ़ाया गया लगभग 7 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर। यानी कि दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली का एक एवरेज कंज्यूमर जो कि बाइक या कार को इस्तेमाल करता है, वो अपने पेट्रोल के खर्चे में 9% का इजाफा देखेगा। ये बात करी गई, ठीक है। वहीं पे अगर वो डीजल के खर्चे के इजाफे की बात की जाए तो डीजल के खर्चे में इजाफा देखेगा वो 10% का, ठीक है। इनकी फ्यूल कॉस्ट देखिए बढ़ रही है। अब खास बात दोस्तों ये है कि भले ही फ्यूल कॉस्ट आप बढ़ा रहे हो, लेकिन जो ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स हैं, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स हमारा जो ऑयल पोर्टफोलियो उसका एक मेंबर है, उसका एक पार्ट है, इसके दाम 3% घटे हैं। तो यहां पे ऑथर का ये बोलना है कि जो हमारा ऑयल का पोर्टफोलियो है, हमारा ऑयल का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अगर उनके दाम घट रहे हैं तो हमारे पेट्रोल के दाम घटने चाहिए, और वो घट भी जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है दोस्तों, सरकार दाम को बढ़ाती जा रही है एक्साइज ड्यूटी और वैट को लगा के, ये बोला जा रहा है। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं दोस्तों, ठीक है। 16 जून को दिल्ली में जो बेस प्राइस था, फ्रेट इंक्लूसिव बेस प्राइस था पेट्रोल का, वो था 22 रुपए 44 पैसे, ठीक है। इससे पहले जब लास्ट लेटेस्ट राउंड जो पहले प्राइस इंक्रीज किए गए तो उस समय मैंने एडिटोरियल वीडियो बनाई थी दोस्तों, उस समय ये प्राइस था 18 रुपए 28 पैसे, अब ये हो गया 22 रुपए 44 पैसे। खास बात यह है दोस्तों कि लगभग 12 हफ्तों से जो डेली रीसेटिंग होती थी प्राइसेस की, वो नहीं हो रही है। होता क्या है दोस्तों, जब ये मोदी गवर्नमेंट ताकत में आई थी तो उसने ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को एक डायरेक्टिव इशू किया। 2014 की बात बता रहा हूं, 2014-15 में जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, मोदी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई देखिए ऑयल एंड मार्केट कंपनीज जो है ये मार्केट के हिसाब से क्रूड ऑयल के दामों को ऊपर नीचे कर सकती है। जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई हो दाम की, उस हिसाब से तेल के दाम ऊपर और नीचे जाएंगे। यानी पहले की जो गवर्नमेंट करा करती थी ना कि भाई अगर तेल के दाम एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गए तो वो सब्सिडी देके लोगों के लिए तेल के दाम को कम रखेंगी। पहले गवर्नमेंट से करती थी, सरकार ने बोला, मोदी सरकार ने बोला ये नहीं भाई, मार्केट के हिसाब से होंगे तेल के दाम, ये बात बोल दी गई। लेकिन अब यहां पे ऑथर ये पॉइंट आउट कर रहा है कि देखिए जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तब 12 हफ्ते तक आपने ऑलमोस्ट ये जो डेली रीसेटिंग थी प्राइसेस की, इसको बैन कर दिया। तो कोविड-19 के पहले हर दिन शाम को जो ऑयल मार्केट के प्राइसेस थे वो बदलते थे मार्केट के हिसाब से। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी डेली प्राइसेस को बदलती थी ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से। लेकिन जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो डेली जो प्राइसेस थे उनको नहीं बदला गया, और आप देखेंगे मार्च 16 को थोड़ा बहुत जो तेल के दाम थे वो गिरे थे। उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 के चलते तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में सरकारें क्या कर रही हैं कि जो सेंटर है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। अब दिल्ली में अगर पेट्रोल की बात की जाए तो दिल्ली वैट बढ़ा रही है। उसके चलते कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल का दाम है वो प्रति लीटर पहुंच गया है 76.73। ये 16 जून का दाम है 76.73 पेट्रोल का दिल्ली में। और ये जो 76.73 है इसका लगभग 2/3%, लगभग 66% जाता है टैक्सेस में। सोचिए दोस्तों, इसका 2/3% लगभग 51 रुपए तो सरकार के पास टैक्स ही जा रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यानी ओवरऑल जो कास्ट है वो केवल 25-26 रुपए। तो ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है कोविड-19 के चलते, ना ट्रेनें अवेलेबल है ना बस अवेलेबल है, तो लोगों के पास एक ऑप्शन बनता है कि वो भाई अपनी पर्सनल गाड़ी से ट्रेवल करें। तो जो लोग लोकल से जाते थे, मेट्रो से जाते थे, वो अपनी बाइकों से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कोविड फैलने का खतरा है। तो आपको तो पेट्रोल के दामों को कम करना चाहिए ना, लेकिन आप पेट्रोल के दामों को बढ़ाते जा रहे हो नए नए टैक्सेस लगा के। यानी कि अगर ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगा के आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लो। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी को यहां पे ऑथर ने गलत बताया है। इस स्ट्रेटजी से ऑथर ने यह बताया है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे हो। ये जो पर्सन है जो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जॉब पे जा रहा है, इसके लिए कंडीशंस आप और मुश्किल बना रहे हो, जबकि उसके लिए कंडीशंस ऑलरेडी मुश्किल है। उसकी जॉबें जा रही हैं, ठीक है, उसके पास पैसे बच नहीं रहे हैं, और आप उसके तेल का खर्चा बढ़ा रहे हो, उसका जो फ्यूल बिल है उसके हाउस होल्ड का वो बढ़ा रहे हो। तो इससे एक्चुअली में आप इस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले पर्सन को बोल रहे हो कि भाई सड़कों पे बाहर मत निकलो, घर पे बैठो। इकोनॉमी को ऑलरेडी कोविड-19 के चल के धक्का लगा है। इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और इस तरीके से आप पेट्रोल के दाम बढ़ा के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी धक्का मार रहे हो। इससे और भी बहुत सारे सेक्टरों को धक्का लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉलेज कॉस्ट।
हॉलेज कॉस्ट एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है दोस्तों, और ये हॉलेज कॉस्ट हर जगह पे इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कई बार, अगर मुंबई वगैरह के इलाके में आप रहते हो, या फिर दिल्ली में जो तुगलकाबाद वाला इलाका है जिसके पास इनलैंड कंटेनर डिपो है तुगलकाबाद में, वहां पे कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक्स पे, ट्रालों पे बड़े बड़े कंटेनर लद के जाते हैं, मार्क्स के, चाइना शिपिंग के, 20 फीट के, 40 फीट के। तो ये जो लॉजिस्टिक चार्जेस है ना, कि मान लीजिए किसी एक फैक्ट्री में सामान बना, अब उसको एक्सपोर्ट करना है, तो पहले वो पोर्ट तक पहुंचेगा, तो वो पोर्ट तक ऑब्वियस सी बात है किसी किसी ट्रेन पे पहुंचेगा या किसी आपका कह सकते हैं रोड पे पहुंचेगा। अब हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से चलता है। जरूरी नहीं है कि यूपी के हिंटरलैंड में अगर कोई फैक्ट्री हो तो वहां पे रेलवे लाइन गई हो, तो वो फैक्ट्री क्या करेगी, एक ट्रक हायर करेगी, उस ट्रक पे कंटेनर चढ़ाएगी लोड करके, वो कंटेनर जाएगा पोर्ट में, वहां से एक्सपोर्ट होगा। तो ये जो खर्चा होगा आपका कहां से, उस फैक्ट्री से निकल के पोर्ट तक पहुंचने का, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में गिना जाएगा, हॉलेज कॉस्ट में गुना जाएगा। और ये हॉलेज कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आप तेल और डीजल के दाम इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और हमारे इकोनॉमिक रीबाउंडिंग, हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए नॉर्मलसी पे चीजों को वापस लेके आना है, हमारी इकोनॉमी को सही रास्ते पे वापस लेके आना है, तो तेल के दामों को स्टेबलाइज करना होगा, ना कि आप तेल के दामों को सीधे सीधे बढ़ाते जाएं क्योंकि बाकी जगहों से आपका रेवेन्यू कम हो रहा है। ये ऑथर यहां पे बोल रहा है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अब जैसे कि दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने पहले आपको बताया था, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया डिपेंडेंट है। इस पे 3 लोगों ने अपनी राय दी है। अब देखिए उन 3 लोगों ने जो राय दी है, किस पर्सन ने क्या राय दी है, इसको ना यहां देखते हुए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। 2019-20 की बात की जाए तो टोटल बायलैटरल ट्रेड इंडिया चाइना के बीच में था $81 बिलियन का, जिसमें से $65 बिलियन इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है और $16 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं लगभग $50 बिलियन की यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, बहुत बड़ी ट्रेड डेफिसिट है। तो अब ये पूछा गया जब इन ऑथर से कि देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किए हुए कई साल हो चुके हैं, उसके बाद भी हमें फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऑथर्स ये जो पर्सन है ये बता रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है। भले ही मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया है, लेकिन पिछले 5 सालों में मेक इन इंडिया को लॉन्च करने के बाद हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ गई है, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसीज को कुछ इस तरीके से बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल हम दुनिया भर में जेनेरिक ड्रग्स बनाने के लिए माने जाते हैं, दुनिया भर को इंडिया अपनी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बट जो ये इंडिया बना है ना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये बना है चाइना के दम पे। हम चाइना से मंगाते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बल्क ड्रग। उन बल्क ड्रग के बिना ये दवाइयां बन नहीं सकती। अगर मान लीजिए इस सेंस में इस समय पे बल्क ड्रग चाइना से आना बंद हो जाए, तो ये जो हमारे पास डेजिग्नेशन है कि दैट वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये डेजिग्नेशन चला जाएगा। तो इस बल्क ड्रग के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही, तो कहा जा रहा है कि वियतनाम से लीजिए बल्क ड्रग्स, दूसरी कंट्री से लीजिए बल्क ड्रग्स, लेकिन बाकी कोई भी कंट्री उस लेवल पे बल्क ड्रग इंडिया को नहीं प्रोवाइड कर सकती जिस लेवल पे चाइना प्रोवाइड कर रहा है। पहली बात ये कही गई। उसके बाद और चीजें बात कही गई हैं। देखिए जो इंडिया का ट्रेड एंगेजमेंट है और जो इंडिया का जो पॉलिसी है, ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल। अगर हम लोग बात करें कि जो मेडिकल सप्लाईज इंडिया में आ रही है इस समय पे, जब कोविड-19 से लड़ाई की बात हो रही है, ज्यादातर जो मेडिकल जो सप्लाईज है वो भी आपकी चाइना से आ रही है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स चाइना से आ रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स चाइना से आ रहे हैं, ह्यूमिडिफायर्स चाइना से आ रहे हैं, और इंडिया इस समय पे बहुत हद तक चाइना से डिपेंडेंट है। अब ये ऐसी बात नहीं है कि इंडिया केवल चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया बहुत सारी चीजें दूसरी कंट्री से भी मंगाता है, लेकिन अपने इंपोर्ट्स के लिए इंडिया 3 या 4 कंट्री से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसमें बहुत बड़ा है चाइना। और चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा फील्ड में, बल्क ड्रग्स में हमने देखा दोस्तों, कोविड-19 के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसमें देखा। फिर आगे बात करते हैं भाई कैपिटल गुड्स में भी जो इंडिया है चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडिया में बनाना है तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपको चाइना से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, सेमीकंडक्टर चाइना से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इवन फर्टिलाइजर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। कंज्यूमर गुड्स में जो छोटे छोटे मार्केट सस्ते सस्ते मिलते हैं वो चाइना से आते हैं, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतने सस्ते आइटम बना नहीं सकते। पूरा का पूरा मार्केट चाइना के प्रोडक्ट से भरा हुआ है, क्योंकि वो सस्ते हैं और ठीक ठाक उनसे काम हो जाता है। अब अगर बात की जाए कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप इस समय पे प्रायोरिटाइज करते हो तो उसमें देखिए समय लगेगा, इतना आसान नहीं है चाइना के साथ डिपेंडेंसी हटाने में। इसलिए हम लोगों को एक प्रॉपर पॉलिसी इन्वायरमेंट की जरूरत है। प्लस यहाँ पे कुछ और बातें कही गई जो बहुत बड़ी हैं दोस्तों। जो आज की ग्लोबल वैल्यू चेन्स है ना, वो सारी की सारी ग्लोबल वैल्यू और सप्लाई चेन्स, ना केवल इंडिया, पूरी की पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स आपकी चाइना पे डिपेंडेंट है। अब ये चाइना पे डिपेंडेंट क्यों है ये समझने की जरूरत है।
देखिए चाइना का खुद का मार्केट बहुत बड़ा है, चाइना का खुद का मार्केट इंडिया के मार्केट को टक्कर देता है दोस्तों, ठीक है। जो इंडिया का मार्केट है वो भी बड़ा है, चाइना का मार्केट बड़ा है। अब चाइना ने क्या किया, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, उन्होंने अपने स्किल सेट को सुधारा। कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो चाइना में आए, चाइना में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, काम करने वाले लोग मिल रहे हैं, प्रॉपर अप्रूवल जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेज है वो बहुत आराम से मिल रही है, वो अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, और जब वो इस सामान को बना रहे हैं उस सामान को चाइना के लोकल मार्केट में बेच भी पा रहे हैं, क्योंकि इन बिजनेसेस के सेटअप करने से चाइनीज को जॉबें मिली हैं, उनको पैसा मिलना शुरू हुआ है। इंडिया में सिचुएशंस नहीं बन पाई हैं। इंडिया में देखिए स्किल सेट है नहीं, हम लोग बहुत डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, लेकिन कंपनीज को जो स्किल सेट चाहिए अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए वो है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ये बोलती रहती है कि आप यहाँ पे आके फैक्ट्रीज लगाइए, यहाँ पे वेजेस कम है, वेजेस कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कंपनीज बाहर से आ रही है ना, उनको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस चाहिए, उनको वेजेस कम देनी है वो तो ठीक है, साथ साथ लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। इंडिया के लोग उस लेवल की प्रोडक्टिविटी दे नहीं पाते, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस है उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। पहले की कंट्रीज में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में आके प्लांट सेटअप करने की कोशिश की, जैसे पॉस्को सुना होगा आपने, और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्लांट्स यहाँ के इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के चलते बंद हो गए, वो हो ही नहीं पाए, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आई, ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया को। वो अलग बात है कि आज की डेट में इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लग गए हैं, जो गवर्नमेंट ने है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से लैंड को ऑक्यूपाई किया है, तो अब के लिए लैंड अवेलेबिलिटी है, बट पहले ये सब चीजों की प्रॉब्लम हुई है। तो एक तो स्किल सेट हमारे पास नहीं है, दूसरा हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है, जो हमारा रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर है, और तीसरी चीज भैया हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया था ना। सिंगापुर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे उठाए, चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे उठाए, यूएस यूके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे उठे। इंडिया के पास अभी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। एप्पल के रिलोकेशन की बात हो रही है इंडिया में, बट एप्पल के प्लांट को यहां पे लगाने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये सब बातें बोली गई हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसकी वजह से चाइना की सप्लाई चेन्स को चाइना से निकाल के इंडिया में लाना मुश्किल है। तो चाइना के पास एक मार्केट है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल रहे हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्ट बना और तुरंत आपके चाइना के मार्केट में बिक गया। 5-6 साल पहले से ये न्यूज आती कि जैसे भाई एप्पल फोन लेटेस्ट लॉन्च हुआ, एप्पल फोन 8 लॉन्च हुआ, 9 लॉन्च हुआ, चाइना के एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन लग गई 1 किलोमीटर लंबी एप्पल आईफोन खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब है चाइना में चीजें बन रही है और मार्केट भी तैयार है, और जो एक्स्ट्रा बना वो बाहर एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया में उस लेवल का मार्केट तैयार तो है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन इंडिया के मार्केट में जो लोग हैं उनके पास पैसा चाइना के लोगों से कम है, क्योंकि इंडिया में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो चाइना से कम है। तीसरी बात, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल सेट और रेगुलेटरी क्लियरेंसेस तीनों में लैग कर रहा है, ठीक है, चाइना लैग नहीं कर रहा। इसीलिए इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स को चाइना में निकाल के इंडिया में लाना काफी मुश्किल है दोस्तों। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हद तक इंडिया इस फील्ड में आगे आ रहा है, इसलिए चाइना इस समय पे बॉर्डर इश्यूज को लेके इतना असर्टिव हो रहा है दोस्तों। ये सब बातें बोली गई हैं, आई होप आपको कुछ सेंस इसमें समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर ये भी बोला गया कि जो एफडीआई फ्लोज है इंडिया में वो भी इसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, और एफडीआई फ्लोज के लिए यही 3 कारण है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दोस्तों बता रखे हैं। जब इन ऑथर से पूछा गया कि भाई लेबर लॉस से रिलेटेड है, कि कभी कभी कंपनीज कंप्लेन करती हैं कि भाई लेबर लॉस बहुत स्ट्रांग है, हम चीजें कर नहीं पा रहे, तो इन ऑथर्स ने सीधे सीधे बोला कि भाई लेबर लॉस कितने खोखले हैं ये कोरोना के पैंडेमिक ने हमको बता दिया। कोरोना का पैंडेमिक लगा, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया, सारे लेबर लॉस चूल्हे भट्टे में चले गए, इन माइग्रेंट्स पे, इन लोगों पे जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे इन पे किसी ने ध्यान दिया नहीं, तो लेबर लॉस की तो यहाँ पे बात ही करना बेकार है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और बोली गई, देखिए बाहर से एफडीआई आ तो रही है, तो अब फ्लिपकार्ट देखिए, तो फ्लिपकार्ट में बहुत बड़े स्टेक को वॉलमार्ट ने खरीदा है, रिलायंस जियो की बात करें तो उसमें फेसबुक ने स्टेक्स को खरीदा है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि ये जो एफडीआई आ रही है, ये जो पैसा इंडिया के आ रहा है, ये ऑलरेडी सेटअप प्रोजेक्ट्स में आ रहा है, और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चाहिए। ग्रीन फील्ड समझते हैं दोस्तों? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट जिसको नया बनाया जाए, एक खाली लैंड पे आपने इंडस्ट्री सेटअप की और यहाँ पे किसी चीज का प्रोडक्शन शुरू हुआ और इकोनॉमी में तेजी आई। अब रिलायंस जियो तो ऑलरेडी सेटल्ड है इंडिया में, फ्लिपकार्ट ऑलरेडी सेटल्ड है, उसमें एफडीआई खरीदने का क्या फायदा है? बाहर से हमको इन्वेस्टमेंट तो ऐसी चाहिए ना कि भाई इन्वेस्टमेंट नई हो, नई चीजें बने, नए प्रोडक्ट्स बने, नए लोगों को नौकरी मिले, उस तरीके की चीजें ज्यादा नहीं हो रही हैं। ये सब बातें कही जा रही हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भैया आपकी बाकी कंट्रीज हैं, जैसे कि कंबोडिया हो गई, लाओस हो गई, म्यांमार हो गई, वियतनाम हो गई, इनके साथ हम लोग बायलैटरल ट्रेड डील्स करें, क्योंकि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हम लोग डिसएडवांटेज पे। तो ऑथर यहाँ पे एक और चीज बोलता है कि देखिए, भले ही इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में नहीं है, लेकिन
थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं वो तो आरसीईपी में है ना। तो वो कंट्रीज जिनके साथ इंडिया बाइलेटरल रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहा है, वो कंट्रीज आरसीईपी के क्लॉज के हिसाब से प्रतिबद्ध है। तो अगर आरसीईपी का क्लॉज, और आरसीईपी में चाइना डोमिनेटेड है, तो अगर आरसीईपी का क्लॉज और चाइना मान लीजिए इन कंट्रीज को रोकता है इंडिया के साथ बाइलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप्स करने में, तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल होगी इनके साथ बाइलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप करने में। और ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है दोस्तों। आरसीईपी को बॉयकॉट करके इंडिया अगर बाइलेटरल रिलेशनशिप बनाना चाहे इन कंट्रीज के साथ, काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी कंट्रीज और उनके ऊपर चाइना का दबदबा बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां पे ये बात की गई है कि जो इंडिया के पॉलिसी मेकर है ना, जो इस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं कि भाई 1990s में जिस तरीके से चाइना ऊपर उठा उस तरीके से इंडिया भी ऊपर उठेगा। 1990 का जो ट्रेड का एनवायरमेंट था पूरी दुनिया में, वो बहुत अलग था। 1990 में पूरी दुनिया भर की इकोनॉमीज खुल रही थी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे। आज की डेट में 2020 में 1990 वाला माहौल नहीं है। आज की डेट में पॉलिसी मेकर्स अगर ये सोचेंगे कि हम अपनी इकोनॉमी खोल देंगे, एफडीआई आएगी, उससे डेवलपमेंट होगा, वही चाइना वाला एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट को फॉलो करेगा अगर इंडिया, वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। इंडिया को न केवल चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को रोकना है, इंडिया को पूरी दुनिया से इंपोर्ट डिपेंडेंस को रोकना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देना है। और जब तक इंडिया ऐसा नहीं करेगा, वो अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं कर पाएगा। कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स इस आर्टिकल में बताए गए। जितना ज्यादा आसान तरीके से हो सकता था उतना ज्यादा आसान तरीके से मैंने इस आर्टिकल को समझाया। आगे चलते हैं। अब भाई एक न्यूज निकल के आ रही है, ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते ट्रम्प ने क्या किया, इलेक्शन से पहले 9,500 ट्रूप्स को जर्मनी से निकाल लिया। देखिए, जर्मनी भी नाटो का मेंबर है दोस्तों, आपका अमेरिका भी नाटो का मेंबर है। अब देखिए, यूरोप में एक तरीके का सिक्योरिटी मैकेनिज्म चलता है। आप देखोगे यूरोप के जो देश है उनकी जो आर्मी है वो रशिया के कंपैरिजन में ज्यादा है नहीं। तो कई बार क्या होता है कि यूएसए अपने बहुत सारे ट्रूप्स को यूरोपियन कंट्रीज में डिप्लॉय करके रखता है ताकि रशिया किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर यूरोप में ना कर सके। तो एक तरीके से रशिया अपने इन्फ्लुएंस को यूरोप में एक हद से ज्यादा ना घुसेड़े, उसके चलते यूएसए बहुत सारे अपने मिलिट्री सेट्स को यूरोप के में डिप्लॉय करके रखता है। और यूरोपियन रिलेशन कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। नाटो का अपना खुद का एक बजट है, नाटो में यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं। जर्मनी का अमेरिका के साथ थोड़ा इस चीज में मनमुटाव चल रहा है। क्या मनमुटाव चल रहा है? देखिए, जर्मनी की इकोनॉमी नो डाउट बहुत अच्छी है दोस्तों, जर्मनी का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका को यह शिकायत रहती है जर्मनी से कि जर्मनी को यह बोला गया है कि भाई उनका 2% ऑफ द जीडीपी वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में दे। जर्मनी बोल रहा है कि हम अभी इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, हाँ हम कुछ साल के 8 से 10 साल में इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देंगे, बट अभी के लिए हम तुरंत इतना पैसा अपना इसमें डाल दें, डिफेंस एक्सपेंडिचर में डाल दें, तो वो हम ये नहीं कह सकते। इसके चलते अब देखिए थोड़ा मनमुटाव हो गया है ट्रंप के बीच में और जर्मनी की लीडरशिप के बीच में, जिसके चलते ट्रंप ने सीधे सीधे अपने 9,000 ट्रूप्स को जर्मनी से बाहर निकाल लिया। अब इसका काफी अपोजिशन भी हुआ है, बहुत सारे रिपब्लिकन्स ने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है कि आप इस तरीके का कोई भी स्टेप ना लें, ठीक है ना, क्योंकि इससे यूरोप की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है और जो हमारे यूएस की जो इमेज है यूरोप में, वो इमेज खराब हो सकती है। अब बात की जाए तो क्या यूएसए और जर्मनी में केवल इस डिफेंस की बात को लेकर मनमुटाव है? नहीं दोस्तों, यूएसए और जर्मनी में बहुत सी चीजों को लेकर मनमुटाव है। ठीक है, क्या क्या चीजों को लेकर मनमुटाव है? देखिए, पेरिस क्लाइमेट डील का सपोर्ट किया जर्मनी ने, यूएसए ने नहीं किया, इसको लेकर मनमुटाव है। ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो कि बैरक ओबामा ने साइन किया था, जब ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद भी जर्मनी ने ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को सपोर्ट किया, इस बात को लेकर मनमुटाव है। और सबसे खास बात है दोस्तों कि 2015 में जब सीरियन क्राइसिस हुई थी तो बहुत सारे मुस्लिम रिफ्यूजीज को जर्मनी ने अपनी कंट्री में घुसने दिया। इस बात को लेकर भी ट्रंप और यूएसए आपका जर्मनी से नाराज है। तो इसके चलते चीजें दोस्तों होती रहती हैं। तो जब यूएसए में यह पूछा गया कि भाई जर्मनी से आपने इतने ट्रूप्स निकाल लिए, इसका क्या मतलब समझे कि जर्मनी से आपकी बुरे रिलेशन है, तो ये बोला गया कि नहीं नहीं, हम तो अपने ट्रूप्स भैया साउथ कोरिया और जापान से भी निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे ट्रूप्स को हम लोग यूएस टैक्स पेयर के खर्चे पे मेंटेन कर रहे हैं और यूएस टैक्स पेयर के खर्चे को थोड़ा बचा के करना है। ये सब बातें दोस्तों बोली गई है। जर्मनी में अपनी अलग ही आवाजें उठ रही है। जर्मनी ये बोल रहा है कि इतना ज्यादा पैसा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना हमारे, कह सकते हैं कि एथोस के अगेंस्ट है, या जो भी उन्होंने बोला, उनकी खुद की कुछ डोमेस्टिक प्रायोरिटीज होंगी। यहां पे कहा जा रहा है कि एक कंट्री बहुत फायदे में है, जो कि है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड का क्या है दोस्तों? पोलैंड अपनी जीडीपी का 2% सीधे सीधे उसने नाटो के बजट में या फिर अपने डिफेंस बजट में मार्क किया। $48 बिलियन कहा जाता है
अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में पोलैंड खत्म करेगा 2026 तक। तो यहां पे पोलैंड चाहता है कि यूएस की मिलिट्री की प्रेजेंस उनकी टेरिटरी में ज्यादा रहे। यूएस की मिसाइल्स को पोलैंड खरीदना चाहता है, यूएसए के F-35 फाइटर जेट्स को पोलैंड खरीदना चाहता है। और देखा जाता है कि पोलैंड के शहर वॉर्सा में यह भी कहा गया है कि भाई कुछ और एडिशनल 1000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा यूएस के द्वारा। तो यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में अपनी पॉलिटिक्स चल रही है डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर। जर्मनी बोल रहा है मैं ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर करूंगा नहीं, पोलैंड बोल रहा है मैं करूंगा। यूएसए में जो ट्रंप है उनका अलग ही हिसाब रहता है, कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से ले लेते। तो इस तरीके की एक जियोपॉलिटिक्स वहां पे चल रही है। हालांकि इस जियोपॉलिटिक्स का अभी उतना इफेक्ट नहीं होने वाला है, समय समय पे जैसे जैसे इसके बारे में न्यूज आती जाएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है जर्मनी, पोलैंड, इन सबकी लोकेशन में मैप में नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों। 1000 व्यूज क्रॉस कराइए इन वीडियोस को, मैं अपनी वीडियोस को और वैल्यू एडिशन करूंगा। तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए मैं इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ, काफी लंबी हो गई है। हैव अ ग्रेट डे।